गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वॉल्यूम वन हम पढ़ा रहे थे, तो पहला चैप्टर का शुरुआत हम कर चुके थे, थोड़ा डिटेल में जा रहे थे। जैसे कि वॉल्यूम टू अगर हम पढ़ा रहे थे, अगर आप पढ़े होंगे मेरे पास वॉल्यूम टू के पढ़ाए, और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम टू का लेक्चर हम आपको दे देंगे पूरा का पूरा एक बार में। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। जिसका छूटा है थोड़ा बहुत उसको दिक्कत नहीं है, और जिसका जो कर लिए हैं उसको भी रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। मेरा टारगेट यही है। एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ ओके है कि नहीं। माइक ओके, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। चलिए, आई होप मेरा साउंड अब सही से आ रहा होगा। ओके, सब कुछ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में हल्का फुल्का, और मेटामॉर्फिक रॉक जो बचा था उस पोर्शन को हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलिए कोई नहीं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम समझते हैं, है ना। इसको नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हालांकि जूलॉजी जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में समझाएंगे, बट फिलहाल इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखो यार, ये जो अर्थ का स्ट्रक्चर है ना, कुछ अलग टाइप का है, जिसमें हम आपको प्रीवियस क्लास में कंट्री रॉक, हैंगिंग वाल, फुट वाल, और उसके बाद मिनरल क्या होता है, वेन क्या होता है, लोड क्या होता है, और क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, मोस स्केल ऑफ हार्डनेस क्या होता है, ये सब चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आपको जानना जरूरी है यूपीपीएससी के लिहाज से। अगर यूपीपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी जान लीजिए, काम ही आएगा। कॉमन मिनरल। देखो यार, अर्थ का 3 लेयर होता है। अगर हम ब्रॉडली देखें, ब्रॉडली, तो अर्थ का कितना लेयर होता है सर? 3 लेयर होता है। आप पढ़े ही होंगे यार। पहला होता है अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट का मोटाई होता है 0 से लेकर के 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर तक होता है क्रस्ट का मोटाई। सेकंड में हम अपर और लोअर मेंटल ना करके पूरा पूरी मेंटल लिखते, MENTL है, नॉट MENTAL है, ठीक है। वो पागल वाला मेंटल नहीं है, ये मेंटल वाला मेंटल है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका लगभग 700, सॉरी इसको हम 700 लिख रहे हैं, एक मिनट। लगभग हो जाएगा आपका 289 किलोमीटर तक, अप टू 289 किलोमीटर तक, मतलब पूरा मान के चलिए 36 किलोमीटर से लेकर के। और लास्ट में आता है कोर। सबसे मोटा मिलता है आपका कोर, जो कि होता है 2890 से लेकर के 6378 किलोमीटर तक। तो अगर हम पूछेंगे कि धरती का, अर्थ का डायामीटर कितना है, तो आपको बताना होगा कि अर्थ का जो डायमीटर है वो है 6378 किलोमीटर, मतलब 6778 किलोमीटर अर्थ का डायमीटर है। याद रखिएगा, अर्थ का डायमीटर है 6778 किलोमीटर, ठीक है। एक बार हम फिर से इसको रिकैप करते हैं, हम क्या कहें। हम बोले कि जो अर्थ है उसको 3 लेयर में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले होता है क्रस्ट। क्रस्ट का 0 से 35 किलोमीटर तक मोटाई होता है। मेंटल जो होता है उसका 36 किलोमीटर, 35 किलोमीटर से लेकर के 2890 किलोमीटर तक उसका डेप्थ होता है, मतलब उतना लेयर होता है। और कोर का अगर बात करें तो 2890 से लेकर के 6378 यानी 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर तक इसका मोटाई होता है। जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट का मिनरल ही निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट का निकाल सकते हैं। और इस क्रस्ट में भी भाई साहब ऐसा नहीं कि क्रस्ट में सब निकाल सकते हैं, नहीं, सिर्फ क्रस्ट में भी हम सिर्फ 5 किलोमीटर तक का मिनरल निकालने के लिए कितना भी टेक्नोलॉजी का यूज कर ले, आज का टेक्नोलॉजी जितना है दुनिया में सब लगा दे, पूरा टेक्नोलॉजी हम जोड़ दें, एक ही माइंस में सब लगा दे, जितना मशीन है सब लगा दे, फिर भी हम 5 किलोमीटर तक ही माइनिंग कर सकते हैं। उसके नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, उसके नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम मिनरल निकाल नहीं सकते, हम माइनिंग नहीं कर सकते 5 किलोमीटर के तक। 5 किलोमीटर के नीचे तक हम हो सकता है बोरहोल करके प्रोस्पेक्टिंग कर ले, पता कर ले क्या है नहीं है, लेकिन 5 किलोमीटर तक ही हम माइनिंग कर सकते हैं, ये बात तय है। क्योंकि उससे नीचे जाते जाते इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है कि इंसान उसमें सर्वाइव
नहीं कर सकता। आने वाला टाइम में हो सकता है कि कोई ऐसा मेथड अडॉप्ट हो जाए जिसमें हम 5 किलोमीटर के नीचे माइनिंग करते हों, लेकिन फिलहाल तो इतना जान लीजिए कि 5 किलोमीटर से नीचे माइनिंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये वर्टिकल डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ओके ओके, अब हम कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं। केजीएफ एक माइंस है, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ एक माइंस है। उस माइंस में लगभग कह सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर वर्टिकल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, 1.5 किलोमीटर तक वर्टिकल डिस्टेंस, और भारत का सबसे डीपेस्ट माइंस उसे कहा जाता है। अब आप सोचिए, भारत का जो सबसे डीपेस्ट माइंस है उसमें मात्र 1.5 किलोमीटर तक गए हैं, तो 5 किलोमीटर तक जाने में क्या ही हालत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गया कि कोर जो है वो 0 से 35 किलोमीटर तक होता है, मेंटल जो है वो 35 से 28-90 किलोमीटर तक होता है, और सॉरी कोर जो है वो 28 से 90 से इतना, ये क्रस्ट था। तो इसको एक बार दिमाग में रिकैप कीजिए। चलिए, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, जो मिनरल होता है जो हम माइनिंग करते हैं वो क्रस्ट का ही कर सकते हैं। कितना दूरी तक कर सकते हैं, 5 किलोमीटर तक कर सकते हैं। तो इस 5 किलोमीटर के दायरा में, या यूं कहें इस क्रस्ट में जो मिनरल है वो 8 मिनरल जो है ना, 8 मिनरल 98.5% तक है सर। सिर्फ 8 मिनरल, 8 मिनरल कह रहे हैं, सॉरी 8 मिनरल नहीं, सॉरी 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट। हमारा अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें ना, पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में 108 एलिमेंट है। अभी कितना है, 108 एलिमेंट है। तो इस 108 एलिमेंट में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करके जो गिनते थे ना, केमिस्ट्री का याद कीजिए वो दिन जब आप केमिस्ट्री पढ़ा करते थे, है ना। अभी तो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर जनरल साइंस वाला क्वेश्चन पूछता है तो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ना सर, ये पूरा का पूरा क्या है, ये एलिमेंट है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हीलियम एक एलिमेंट है, लिथियम एक एलिमेंट है, बेरिलियम एक एलिमेंट है, बोरोन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है ना। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो टोटल पीरियोडिक टेबल में लगभग 108 एलिमेंट है। अभी मुझे डाटा याद नहीं आ रहा है। तो उस 108 एलिमेंट में सिर्फ अगर हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में 98, सॉरी 9.8 लिख रहे हैं, क्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो 98.5% एलिमेंट सिर्फ 8 एलिमेंट मिलके बनाता है। नहीं समझे, बताते हैं। ये जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट में 8 एलिमेंट ही है, सिर्फ 8 एलिमेंट ही है जो 98.5% में है। मतलब इतना पोर्शन है अर्थ क्रस्ट में, 98.5% सिर्फ 8 एलिमेंट मिलके बनाता है। अर्थ क्रस्ट को सिर्फ 8 एलिमेंट मिलके 98.5% बनाता है। बाकी इसमें जो बच गया उसको समझ लीजिए कि दूसरा बनाता है। ठीक है ना। चलिए ओके, आते हैं आगे। 1.5 बच जाएगा। चलिए, अब हम बार बार कह रहे हैं कि 8 एलिमेंट जो है वो अर्थ क्रस्ट में 98.5% पाया जाता है। तो आठों एलिमेंट कौन कौन सा है, दिमाग में एकदम छाप लीजिए इसको। ठीक है, देखो बड़ा ही सिंपल है यार, बड़ा ही सिंपल है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, इसके बाद आता है सिलिकॉन जिसको सिलिकेट्स अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, देन आता है एल्यूमिनियम, और देन आता है आयरन। दुनिया में कभी भी आयरन का कमी नहीं हो सकता है, दुनिया में कभी भी एल्युमिनियम का कमी नहीं हो सकता है, दुनिया में कभी भी सिलिकेट मेटल्स का कमी नहीं हो सकता, और दुनिया में कभी भी ऑक्सीजन का कमी नहीं हो सकता है। इस चीज़ को दिमाग में गांठ बांध लीजिए। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं कि कितना पाया जाता है, तो ऑक्सीजन लगभग 47% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। हम सिर्फ अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, अंदर घुसेंगे तो अलग हो जाएगा सर। अंदर में निकेल और सेलियम सब अलग अलग चीज़ है, जूलॉजी में पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, हो सकता है कि वॉल्यूम 2 आपका जैसे खत्म हो गया ना, पूरा भेज दिए हैं, वॉल्यूम 1 भी खत्म करेंगे ना तो फिर पूरा भेज देंगे वापस, और CMR इसी बीच में हम आपका कंप्लीट कर देंगे। देखिए वॉल्यूम 2 जब आपका चलेगा ना, जो इंस्पेक्टर वाले बैच में है, वॉल्यूम 1 जब आपका चलेगा जो इंस्पेक्टर वाले बैच में है आपका, साथ ही साथ अभी हम CMR का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक ही बार भेजेंगे। CMR आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसी तरह से माइंस एक्ट है, माइंस रूल है, सब छुटपुटिया चीज़ है, ये सब भी हम साथ ही साथ कंप्लीट कराते जाएंगे। मतलब वॉल्यूम 1 खत्म होते होते आपका ये सब पोर्शन खत्म हो जाएगा। माइंस एक्ट, माइंस रूल, क्रैच रूल, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ये सब खत्म हो जाएगा वॉल्यूम 1 खत्म होते होते। तो थोड़ा सा प्रेशर झेलना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए, और
वो कोशिश भी मेरा यही रहेगा कि आपका पोर्शन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा घिंचा गया है ज़बरदस्ती का, कुछ टाइम का प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए। अब आते हैं सिलीनियम। कोशिश कीजिएगा जब आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, लेक्चर देख रहे होते हैं, तो कॉपी और कलम लेके बैठिएगा, कुछ कुछ पॉइंट आप नोट करते रहिएगा, वो भी आपका नोट्स बन जाएगा। खुद से जो नोट्स बनाइएगा ना, वो बेहतरीन बनेगा, और हमको बनाने में समय लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम अगर बनाएंगे अभी तो थोड़ा समय का दिक्कत हो जाएगा। चलिए, ऑक्सीजन जो है वो 47% पाया जाता है, सिलिकॉन जो है वो 28% तक पाया जाता है, एल्युमिनियम जो है वो 8% पाया जाता है, और आयरन जो है वो 5% पाया जाता है। हालांकि ये वाला आप याद नहीं भी करते हैं तो काम चल जाएगा, पहला वाला पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि भाई दुनिया भारत, मतलब भारत कह रहे हैं दुनिया जो बना है उसमें जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 47%। तो जब हम आपको गैसेस के बारे में बताए थे तब बताए होंगे कि जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा दुनिया से 1 सेकंड के लिए भी, तो पूरा का पूरा अर्थ क्रस्ट श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जिससे दुनिया में प्रलय आ जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अर्थ क्रस्ट में 8 एलिमेंट जो है वो मिलके 98.5% भाग कवर करते हैं। वो 8 एलिमेंट में जो पहला है सबसे ज़्यादा वो है ऑक्सीजन 47%, सेकेंड नंबर पे आता है सिलिकॉन जो है आपका 28%, थर्ड नंबर पे एल्युमिनियम आता है जो आपका 8% है, और फोर्थ नंबर पे आयरन आता है जो आपका 5% है। ये याद हो गया। और बाकी चार बहुत ही आसान है। चार आसान क्या है? कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। सीएम, 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 सीएम। क्या क्या सीएम? कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। मतलब ये हुआ कि इसमें उच्चारण करेंगे तो लास्ट में यम यम आएगा, यम यम। कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है। पोटासियम, सॉरी पोटासियम यहाँ लिख दिया यार, सोडियम है। सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। मतलब यम 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 यम। अब इसको याद कीजिएगा एक रिदम में तो आराम से याद हो जाएगा। कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। अब रटो ऐसे तो आराम से याद हो जाएगा सर। ये चार तो आपको याद हो ही जाएगा। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है तो दिमाग में छपा रहेगा सिलिकॉन, अल्मुनियम, आयरन, ठीक है। उसका कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। देखो हम ये सब क्यों याद करा रहे हैं आपको, ऐसा क्वेश्चन क्या पूछा है जी? बिल्कुल पूछा जी, बिल्कुल पूछा जी। पूछ दिया था कि मतलब अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, चार्ट ऑप्शन दे दिया था आपको, ऑक्सीजन टिक करना था। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा वो, डिटेल में नहीं पूछेगा। उसके बाद बोला गया था कि एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा, मतलब 8 जो एलिमेंट है उसमें से कौन सा नहीं है, और ऑप्शन दिया था एक अलग निकालना था। बताते हैं क्वेश्चन अभी आपको फिलहाल किस टाइप का था। फिलहाल आप इसको देखिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, बस ये 8 एलिमेंट है जो 98% पाए जाते हैं। अब यही 8 एलिमेंट एक दूसरे से मिल मिल के अलग 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 मिनरल बनाते हैं। मैग्मा के साथ मिलके कुछ अलग मिनरल बनाते हैं, कुछ और चीज़ के साथ मिलके कुछ और, कार्बोनिक वाटर के साथ मिलके कुछ और, इसके साथ मिलके कुछ और, ऑक्सीजन इसके साथ मिलके कुछ और बनाएगा, इसके साथ कुछ और बनाएगा, इसके साथ कुछ और बनाएगा, इसके साथ कुछ और बनाएगा। ये आपस में रिएक्शन कर करके टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सटर्नल एलिमेंट कुछ मिलके, यही सब मिल मिल के कुछ कुछ मिनरल बनाता है, ठीक है। अब कुछ और भी डाटा है सर, आपको समझा देते हैं। दुनिया में 100 मिनरल्स ऐसे हैं जिनका माइनिंग किया जाता है। तो आप अगर ये रटने बैठिएगा कि कितना दुनिया में आखिर मिनरल है जिसका माइनिंग किया जाता है, तो ये याद करना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा सर, बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। 100 मिनरल है जो दुनिया में माइनिंग किया जाता है, इकोनॉमिक समझा जाता है, ठीक है। अब ज़रूरत के हिसाब से, अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक चीज़ पाया जाता है वहाँ पे उसका खास ज़रूरत नहीं है, जितना पाया ज़रूरत हो उससे ज़्यादा पाया जा रहा है तो फिर बेकार हो गया वो आपका, है ना। तो ज़रूरत के हिसाब से, जगह जगह के हिसाब से माइनिंग किया जाता है, जिसका जैसा ज़रूरत है, जहाँ जिसका प्लांट है। जैसा हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं, बेंटोनाइट नाम का एक मिनरल है जिसको कुछ ही जगह निकाला जाता है, बहुत जगह नहीं निकाला जाता है क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा मात्रा में है कि ज़रूरत ही नहीं है भाई माइनिंग करने का। ऊपरे से को फावड़ा कुदाली लेके कोड़ लो, 4 गो डपली भर लो, अपना काम चला लो। लेकिन कुछ जगह पे नहीं पाया जाता है तो उस जगह माइनिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली
100 मिनरल के माइनिंग किए जाते हैं। ये सब हम सब का सब डीजे देशमुख से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चल, बाकी हम मिनरल का टाइप पढ़ाए थे। अभी देखो कुछ मिनरल ऐसे आते हैं जिसका हम आपको नाम बता देते हैं, ठीक है। जनरली मिनरल जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? सिलिकेट्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक। कार्बोनेट्स के फॉर्म में होते हैं, ओके। सल्फाइड्स के फॉर्म में होते हैं, देन सल्फेट्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और क्लोराइड के फॉर्म में होते हैं। ये जनरली ये सब फॉर्म में होते हैं, ऐसे याद नहीं करना, अब हम समझा रहे, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब समझिए। जनरली सिलिकेट के फॉर्म में होते हैं, मतलब कि सिलिकॉन मिल के उस चीज़ को बनाता है किसी न किसी तरीके से। ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं, ऑक्सीजन मिलके उसको कुछ ना कुछ बनाता है। कार्बोनेट्स के फॉर्म में होते हैं, कैल्शियम मिलके बनाता है। सल्फाइड्स के फॉर्म में होता है आपका सल्फर और कुछ कुछ एलिमेंट होते हैं सोडियम वाले, वो मिलके बनाते हैं। सल्फाइट वाला भी ऐसा ही है कुछ, क्लोराइड वाला भी कुछ ऐसा ही है। तो सब मिलके आपस में रिएक्शन कर करके बनाता है, तो अलग अलग ग्रुप फॉर्म कर लेता है। सिलिकेट वाला ग्रुप, ऑक्साइड वाला ग्रुप, कार्बोनेट ग्रुप, सल्फाइड ग्रुप, सल्फेट ग्रुप और क्लोराइड ग्रुप, ऐसा कर करके बहुत सारा बनाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा बताते हैं। फिर से हम यहाँ पे सबको लिख दे रहे हैं एक बार फिर से, ठीक है। कि बहुत सारा ग्रुप में बांटा गया है, जो मिनरल्स होते हैं उसको बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप में बांटा गया है। जैसे एक हो गया सिलिकेट्स ग्रुप, जिसमें सिलिकेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है। इसके बाद इसमें अच्छा डिटेल में समझा देंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। इसके बाद ऑक्साइड्स ग्रुप आते हैं, है ना। इसके बाद कार्बोनेट्स ग्रुप आते हैं, देन आपका सल्फाइड्स ग्रुप है, देन आपका सल्फेट ग्रुप है, देन आपका क्लोराइड ग्रुप है, देन यही सब है भाई, है ना। तो याद हो जाएगा, समझिएगा। सिलिकेट वाला ग्रुप में सिलिकॉन से मिलके बनता है ज़्यादातर चीज़। ऑक्साइड्स वाला में ऑक्सीजन कुछ ना कुछ मात्रा में होता है। कार्बोनेट वाला में कैल्शियम रहता है। सल्फाइड वाला में आपका सल्फर होता है, इसमें भी सल्फर होता है, ठीक है। सल्फर के साथ इसमें कुछ मात्रा में आपका सोडियम रहता है, इसमें कुछ मात्रा में पोटासियम रहता है। और क्लोराइड वाला में क्लोरीन के साथ साथ कुछ कुछ और भी एलिमेंट मिले होते हैं। तो ये सब अलग अलग हम गेट ग्रुप में बांटे हुए हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछा था एक बार कि रेयर अर्थ मेटल्स इनमें से कौन से ग्रुप में आते हैं। कुछ रिपीटेड गिना चुना क्वेश्चन, खाली वो याद कर लो, पूरा रटने का जरूरत नहीं है, एकदम नहीं। पूरा रटने जाइएगा माथा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अपना काम चलाओ, याद कर लो। रेयर अर्थ मेटल्स इनमें से कौन से ग्रुप में आते हैं? ऑप्शन दिया था सिलिकेट पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ऑक्साइड था, तीसरा ऑप्शन सल्फाइड था और चौथा ऑप्शन क्लोराइड था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोराइड ग्रुप में आते हैं, ठीक है। रेयर अर्थ मेटल में बहुत सारे चीज होता है। देखो जो धरती में बहुत ही रेयर फॉर्म में पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है, न के बराबर पाया जाता है, उसको हम लोग रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये आपका क्लोराइड ग्रुप का एलिमेंट होता है, क्योंकि इसमें क्लोराइड यानी कैल्शियम के साथ साथ कुछ मात्रा में और भी कुछ कुछ एलिमेंट मिले होते हैं। तो क्लोराइड इसमें कुछ ना कुछ मात्रा में होता है। रेयर अर्थ मेटल में बहुत सारा चीज आता है, जैसे टाइटेनियम, टाइटेनियम, है ना। स्पेलिंग थोड़ा सा मेरा इधर उधर जाएगा। टाइटेनियम, अरे टाइटेनियम आर्मी जो इंडियन हैकर वाला, वो याद आ रहा है टाइटेनियम बोल के। टाइटेनियम देखो दुनिया में बड़ा ही मुश्किल से मिलता है टाइटेनियम, अगर आपको मिल गया तो समझिए कि आप लकी हैं। काफ़ी महंगा बिकता है। इसका हम मेटल, ये टाइटेनियम जो है इसका यूज़ करते हैं जनरली हम लोग न्यूक्लियर सेक्टर में। बड़ा बड़ा वेपन बनाने के लिए हमको टाइटेनियम का ज़रूरत पड़ता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी कुछ कुछ मात्रा में ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन टाइटेनियम का जनरली ज़रूरत पड़ता है न्यूक्लियर वेपन सब बनाने में, है ना। इसी तरह से एक आता है मोनजाइट, मोनजाइट, ठीक है। मोनजाइट का क्या चीज़ है, वो भी सेम है, इसको भी रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका बहुत ही रेयर केस में मिलता है, ठीक है ना। तो ये सब रेयर अर्थ मेटल जो है वो आपका क्लोराइड ग्रुप का, क्लोराइड ग्रुप में आता है। तो ध्यान, एक वो खाली क्वेश्चन हुआ याद कर लीजिए, रेयर अर्थ मेटल इसमें आता है, पूरा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब दो चार को छोटा छोटा क्वेश्चन पॉइंट हम बताएंगे, एकदम रट लेना है, इसको रट लेना है। जो पॉइंट हम लिखेंगे इसमें दिमाग नहीं लगाना है, काहे होगा क्यों होगा, अगर काहे क्यों करिएगा तो फिर बहुत समझाने में हमको टाइम लग जाएगा। तो आप पूरा पूरी रट लीजिए, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ तो याद करना पड़ेगा आपको। पोटास, फेल्सफर, इसको हम ऑर्थोक्लेज भी बोलते हैं। तो ऑर्थोक्लेज का दूसरा नाम क्या है? पोटास फेल्सफर। क्या नाम है? पोटास फेल्सफर। क्या नाम है? पोटास फेल्सफर। ये जनरली इग्नियस रॉक में पाया जाता है।
इग्नियस रॉक में पाया जाता है, एबंडेंट मात्रा में इग्नियस रॉक में पाया जाता है। इसको हम सोडा, पोटास, लाइम सब हम कहते हैं। अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन होता है जनरली, अल्युमिनियम है, जब अल्युमिनियम आपका क्या बोलते हैं सोडा के साथ रिएक्शन कर लेगा या लाइम के साथ रिएक्शन कर लेगा या पोटास के साथ रिएक्शन कर लेगा, जनरली पोटास फेल्सोर बनता है। ठीक है, तो पोटास फेल्सोर अलग अलग कलर का होता है, और इसीलिए ऑर्थोक्लेस का आप 2-3 को कलर देखेंगे, कभी ब्लू देखेंगे, कभी लाल देखेंगे, है ना। तो वो डिपेंड करता है, कभी व्हाइट होता है सोडा के साथ, लाइम होता है तो अलग होता है, पोटास होता है अलग कलर है, कलर हमको याद नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग के साथ याद होगा तो अलग अलग कलर बन जाएगा। तो फिलहाल एक लाइन यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, पोटास फेल्सफर को ही ऑर्थोक्लेस कहा जाता है। पोटास फेल्सफर को क्या कहा जाता है? ऑर्थोक्लेस कहा जाता है। इसीलिए कहीं कहीं जब आप मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे फेल्सफर लिखता है ऑर्थोक्लेस की जगह पे, उसका कारण यही है सर। ठीक है, उसका कारण यही। ठीक, चलिए अब दूसरा चीज आपको क्या पढ़ना है, रटते जाइए, जो पढ़ा रहे हैं एकदम रटते जाइए। माइका, माइका का जनरली दो वैरायटी बहुत फेमस, ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा वैरायटी होता ही नहीं है, दो वैरायटी बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, एक होता है वाइट माइका, वाइट माइका, वाइट माइका को क्या कहा जाता है? मस्को वाइट, मस्को वाइट, वाइट माइका को मस्को वाइट कहा जाता है। और दूसरा आता है ब्लैक माइका, ब्लैक माइका, ब्लैक माइका को क्या कहा जाता है? बायोटाइट। व्हाइट माइका सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ मिलता है? कोडरमा में मिलता है। कोडरमा एक जगह है, झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है कोडरमा, उस जगह पे मिलता है। बायोटाइट का हमको अंदाजा नहीं है, लेकिन बायोटाइट जनरली भारत के दक्षिणी इलाके में मिलते हैं। दक्षिणी इलाके में हमको एग्जैक्ट स्टेट और जगह याद नहीं है, लेकिन बायोटाइट उस जगह मिलता है। किताब में भी नहीं दिया, आप गूगल मारना पड़ेगा। तो दिमाग में रखिएगा कि माइका का ही दो गो वैरायटी है, मस्को वाइट और बायोटाइट। मस्को वाइट वाइट कलर का जो माइका होता है थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का होगा, आप उसको उखाड़िएगा लेयर बाय लेयर, प्याज का छिलका ऐसा उखड़ते जाएगा। और बायोटाइट होता है ब्लैक माइका, मतलब काला काला दिखेगा, हल्का कोयला टाइप का हल्का कलर में दिखेगा, तो इसको हम ब्लैक माइका कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये याद कर लीजिए। बेसिकली व्हाइट माइका बनता कैसे है जरूरी तो नहीं है, लेकिन सिलिकेट है अल्युमिनियम और पोटासियम का, और या मैग्नीशियम के का, छोड़िए उतना डिटेल में कहा जा रहा है यार, आपको भी कंफ्यूज कर। तो ये वाला लाइनवा याद कर लीजिए। पहला याद कीजिए पोटास फेल्सफर को ऑर्थोक्लिस कहते हैं, दूसरा याद कीजिए माइका का दो नाम है, दो वैरायटी है, व्हाइट माइका मस्को व्हाइट, ब्लैक माइका बायोटाइट। जो याद करा रहे हैं याद कीजिए, इंस्पेक्टर वाले, जो इंस्पेक्टर वाले नहीं है कान बंद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक मिनरल है ओलिविन, ओलिविन इसको हम लोग कहते हैं पेरिडॉट। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है समझाते हैं। देखो जब दुनिया बन रहा था ना, तो जो सबसे पहला मिनरल बना था दुनिया में, सबसे पहला मिनरल बना था, हम कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि भारत, जो दुनिया में जो आदमी सबसे पहले मिनरल का इस्तेमाल किया या निकाला वो अलग हो जाएगा सर, वो कॉपर हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं जो पहला बना था, ये पहला मिनरल बना, पहला मिनरल बना। तो पूछता है सर कि दुनिया में सबसे पहला मिनरल का फॉर्मेशन कौन सा था, कौन सा मिनरल है जो दुनिया में सबसे पहले बना? तो वो था ओलिविन। क्या था? ओलिविन, हरा हरा कलर का होता है ना। सुपरमैन मूवी अगर आप देखे होंगे तो लास्ट में जो सुपरमैन को पहना देता है, सुपरमैन फिर कुछ कर नहीं पाता है, तो वो वाला जो देख रहे हैं ना उसी टाइप का होता है, वो कुछ अलग था बट उसी टाइप का दिखता है, चमकता है पूरा दूर से, काफ़ी महंगा आता है सर, है ना। लगभग 50 ग्राम आपका 50 करोड़ के आसपास शायद दाम है इसका, तो 1 ग्राम 1 करोड़ के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में इसका रेट है। तो खैर आपको मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं। तो ओलिविन जो है वो आपका पेरिडॉट है। ये कहाँ बनता है? जब समुद्र बन रहा था, जब स्टार्टिंग में धरती में लाइफ आ रहा था, तो पहले क्या एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव किया, तो धरती के नीचे जब समुद्र था, पानी वाला इलाका था, उस पानी वाले इलाके में, यानी कि पानी के नीचे, पानी के अंदर, समुद्र के नीचे ओलिविन बना था। ठीक है, तो ओलिविन आपका पहला मिनरल, याद रखिएगा पहला मिनरल जो बना वो क्या है? ओलिविन। दूसरा क्वेश्चन है, पहला मिनरल का यूज कौन सा था? तांबा था। तांबा को क्या बोलते? कॉपर बोलते हैं, हाँ कॉपर बोलते हैं, तांबा है। ठीक है, तांबा है पहला मिनरल जिसका इस्तेमाल किया गया था आदि मानव के द्वारा। किसके द्वारा? आदि मानव के द्वारा। आदि मानव को जानते होंगे, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, आदि मानव को समझ रहे होंगे। आदि मानव क्या था, है ना, उघारे घूमता था, उघारे का मतलब समझ ही रहे होंगे आप, बिना कुछ पहने ऐसे घूमता था, ऐसे खाता पीता था अपना। कॉपर का इस्तेमाल आदि मानव किया था। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट आपका दिमाग में बैठ गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक आध और पॉइंट बैठा लिया जाए। अब एक दो चीज और है। देखो ऑक्साइड ग्रुप में आपका मैग्नेटाइट भी आता है और हेमेटाइट भी आता है। ठीक, सॉरी सॉरी, हेमेटाइट नहीं, मैग्नेटाइट भी आता है, और एक हम कहना चाह रहे थे बॉक्साइट भी आता है।
क्या, बॉक्साइट। ठीक है, तो जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, ये मैग्नेटाइट आपका ब्लूइश ब्लैक होता है, ब्लूइश ब्लैक इन कलर, मतलब करिया होगा लेकिन थोड़ा लगेगा जैसे ब्लू ब्लू टाइप का। या और इसको पकड़ के आप अगर कागज में चीसिएगा ना तो रेड स्टिक देगा। स्टिक का मतलब हम आपको समझाए होंगे, STREAK। स्टिक का मतलब होता है कोई भी मिनरल को पकड़ के कोई वो कागज में चीसिए या कोई चीज में अगर रगड़िएगा तो उससे जो उसका कलर निकलेगा है ना, तो वो आपका स्टिक कहलाता है। ब्लूइश कलर का होता है ये, ब्लूइश ब्लैक कलर का होता है, मतलब एकदम ब्लू ब्लू काला काला, ब्लू काला कैसा दिखेगा, कुछ ब्लू और काला के बीच में दिखेगा आपका मैग्नेटाइट। ठीक है, और बॉक्साइट, बॉक्साइट के बारे में तो आपको हम बता ही दिए थे। ये जनरली क्या होता है, ये अलग अलग कलर में मिलता है। ये आपका कहीं कहीं पे पिंक कलर का हो सकता है, कहीं कहीं पे आपका ब्लैक कलर का हो सकता है, कहीं कहीं ब्राउन कलर का हो सकता है, तो ये अलग अलग कलर में मिलता है। ठीक है, तो बॉक्साइट अल्युमिनियम ओर का सबसे बड़ा सोर्स होता है। किसका सोर्स होता है, अल्युमिनियम ओर का सबसे बड़ा सोर्स होता है। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अल्युमिनियम इनमें से सबसे ज्यादा किससे निकाला जाता है, 4 ठो बेकार का ऑप्शन दे देगा, एक रहेगा काम का, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से अल्युमिनियम सबसे ज्यादा निकाला जाता है। ठीक, दिमाग में बैठ गया। चलिए, बाकी हम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता चुके थे। बॉक्साइट झांसूगुड़ा से संबंधित, जादूगढ़ा से, जादूगढ़ा कह रहे हैं यार, ये तो यूरेनियम का हो गया। बॉक्साइट के बारे में हम आपको बता दिए थे, लोहरदग्गा, लोहरदग्गा से संबंधित है। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो वही सब मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। क्वेश्चन, क्वेश्चन का हम एनालिसिस किए हैं पहले, और उस क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। तो ये सब अगर यूपीपीएससी वाले बेतुका लग रहा है फिर भी आप रट लीजिए, एग्जाम में बैठिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है ये। चलिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ को नोट कर लीजिए, कॉपी में पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, तो ये हो गया भाई साहब। ठीक है, अब देखो रॉक साल्ट जो होता है ना, रॉक साल्ट, रॉक साल्ट। ठीक है, बेसिकली समझो साल्ट को ना हम दो कैटेगरी में बांट के माइनिंग करते हैं। माइनिंग के हिसाब से दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है साल्ट फार्मिंग, एक होता है साल्ट माइनिंग। साल्ट फायरिंग क्या होता है, साल्ट फार्मिंग क्या होता है समझते हैं। साल्ट फार्मिंग क्या होता है कि जो समुद्र के सटे इलाके होते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, या तो समुद्र का पानी लेके आते हैं या फिर हम वहीं पे बोरहोल करते हैं समुद्र के सटा हुआ इलाका में। तो जब वो बोरहोल करते हैं तो खारा पानी निकलता है। क्या निकलता है, खारा पानी, मतलब नमकीन पानी निकलता है। उसी को निकाल के हम अलग अलग टैंक में सुखाते हैं या खेत में ही प्लास्टिक बिछा बिछा के सुखाते हैं, और सूखने के बाद उससे जो मात्रा बचता है वो नमक बचता है। ठीक है, फिर उसको हम प्लांट में ले जाते हैं और प्लांट में उसका रिफाइनिंग किया जाता है ना, उसको वाश वाश करके फिर उसको फिल्टर करके बढ़िया से नमक बनता है। बहुत सारा नमक का कंपनी है, टाटा कंपनी है, टाटा नमक, अंकुर नमक, है ना, निरमा नमक, जिसका दाना दाना एक समान है ना। तो ये आपका साल्ट फार्मिंग में आ जाएगा, ये माइनिंग से इसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। दूसरा आता है साल्ट माइनिंग। तो देखो जो चट्टानी नमक होता है ना, रॉक साल्ट, जिसको आप कहते हैं सेंधा नमक, देश का नमक, सेंधा नमक, तो वो जो है वो नेचुरली निकाला जाता है, उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता। इसीलिए जो व्रती होती है, मतलब हम शायद आप समझ रहे हो कि नहीं, जो गांव में जो पूजा पाठ करते हैं ना, तो पूजा पाठ जिस दिन रहता है, उपवास है, अमावस्या ऐसा कुछ है, तो वो सिंधा नमक खाता है, सेंधा नमक खाता है। ठीक है, तो वो आपका प्योर फॉर्म में रहता है। वो माइनिंग किया जाता है, या तो आप अंडरग्राउंड मेथड से कर सकते हैं या ओसीपी मेथड से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट वो सेंधा नमक निकाला जाता है, फिर उस नमक से फिर हम अलग अलग चीज़ बनाते हैं। ठीक है, उसको जला के काला नमक बना सकते हैं, उसको हम अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, और इसको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सॉरी। तो ये जो हम रॉक साल्ट और साल्ट के बारे में बताए, ये सब के सब क्लोराइड का ग्रुप में आते हैं। कौन से ग्रुप में आते हैं, क्लोराइड का ग्रुप में आते हैं, याद रखिएगा, क्लोराइड ग्रुप में आते हैं ये। क्लोराइड ग्रुप में दो ठो याद रखिएगा, एक रॉक साल्ट, एक याद रखिएगा रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल। चलो, आपका काम हो जाएगा, इतना पढ़ लीजिएगा ना, आपका काम हो जाएगा। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। चलिए, तो ये सब खोजने में मेरा हालत ख़राब हो गया है लेकिन चाह रहे थे कि आपका ये भी चीज़ छूटे नहीं, इसीलिए थोड़ा सा समय दे रहे हैं। अब आते हैं हम लोग मैग्मा वाला पे। तो प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़ाए थे, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ा रहे थे टाइप्स ऑफ रॉक। टाइप्स ऑफ रॉक में हम आपको इग्नियस पढ़ा चुके थे, सेडिमेंट्री पढ़ा चुके थे। अब मेटामॉर्फिक पे आते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक पे आते हैं। ठीक है,
तो मेटामॉर्फिक रॉक में जो समझते हैं पहले कैसे बनता है। तो देखो यार, मेटामॉर्फिक रॉक बनता है तो लिखा हुआ है मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली ज्वालामुखी से बनता है। ठीक है, ज्वालामुखी से बनता है। अब इसमें कुछ टर्म है वो भी आपको समझाना पड़ेगा, तो पहले पहले चलो समझते हैं कैसे बनता है। तो देखो, जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो आपका बनता किससे है, सबसे पहले दिमाग में रखिएगा मैग्मा। मैग्मा, दुनिया में जितने भी मिनरल पाए जाते हैं उसमें ज्यादातर मिनरल मैग्मा के कारण बनते हैं। ये नहीं बोल रहे कि मैग्मा से बनते हैं, मैग्मा के कारण बनते हैं। मैग्मा के कारण इग्नियस रॉक बनता है, फिर उसी का सेडिमेंटेशन होता है और सेडिमेंट्री रॉक बनता है, फिर वही वाला लास्ट में मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। तो कुल मिलाकर के सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैग्मा रिस्पॉन्सिबल। सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैग्मा रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये जो मैग्मा है धरती के नीचे पाया जाता है, और यही मैग्मा धीरे 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 कर करके धरती के नीचे से निकलता है या निकला है कभी कभी। तो जब वो निकल रहा होता है तो निकलने के बाद, निकलने के दौरान कभी कभी क्या होता है, अंदर में ही मैग्मा ही जो होता है वो आपका, ठीक है, निकल के बाहर आता है और आके ठंडा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, अगर वही वाला का सेडिमेंटेशन हो गया तो हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो यही इग्नियस रॉक का या सेडिमेंट्री रॉक का किसी और चट्टान में परिवर्तित हो जाना मेटामॉर्फिज्म कहलाता है। और वो जो चट्टान है, जो रॉक है, वो क्या कहलाता है, मेटामॉर्फिक रॉक। हमने क्या बताया, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इग्नियस रॉक हो चाहे चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, इग्नियस रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, इसी इग्नियस रॉक में या सेडिमेंट्री रॉक में टेम्परेचर प्रेशर मिलता है, टेम्परेचर प्रेशर मिलता है, तो ये किसी और रॉक में चेंज हो जाता है, किसी और रॉक में परिवर्तित हो जाता है। उसी परिवर्तित रॉक को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। उसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। उसी परिवर्तित रॉक को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। इसीलिए इसको हिंदी में कहते हैं रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक कोई रॉक नहीं है, राखी सावंत है ना, मतलब अपना रूप खाली बदल लेता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, चलिए कैसे बदलता है क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। देखो, बालू होता है, बालू बालू सैंड जब धीरे 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 जमा होता है, इसका सीमेंटेशन होता है, क्या होता है, सीमेंटेशन होता है, कॉम्पैक्शन होता है। ठीक है, तो इस कारण ये क्या बनता है, ये बनता है सैंडस्टोन। क्या बनता है, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन कौन सा टाइप का रॉक है, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 डिक्लेयर करते हैं। कमेंट में बताइएगा सेडिमेंट्री रॉक यानी कि मेटामॉर्फिक, सॉरी कुछ भी बोल रहे हैं यार, सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। सैंडस्टोन कौन सा टाइप का चट्टान है, बताइएगा। तो सैंडस्टोन जो है वो आपका सेडिमेंट्री रॉक है। क्या रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है। तो हम बताएं कि सैंड निकला, ठीक है, सैंड निकला, छोटा छोटा सैंड था, उस सैंड कहीं पे जाकर जमा हुआ, सीमेंटेशन कॉम्पैक्शन हुआ, तो ये सैंडस्टोन बना। अब इसी सैंडस्टोन में जब हम लंबा टाइम तक टेम्परेचर प्रेशर देंगे ना, तो ये तो था सेडिमेंट्री रॉक, लेकिन अब क्या बन जाएगा सर, अब यही बन जाएगा आपका क्वार्टजाइट। क्या बन जाएगा, क्वार्टजाइट। ठीक है, तो क्वार्टजाइट क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक इनटू मेटामॉर्फिक रॉक इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म क्या है, प्रोसेस है सर, प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, इग्नियस रॉक को या सेडिमेंट्री रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंट, देन इट इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म एक प्रोसेस है। इसमें क्या हम बताएं आपको कि कोई भी सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक में टेम्परेचर प्रेशर जब बढ़ता है, डिफरेंस आता है, जिसके कारण एक लंबा टाइम के बाद वो किसी और रॉक में चेंज हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, और उस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, चल, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि जो सैंडस्टोन है इसका मेटामॉर्फिक रॉक
क्या होगा, या सैंडस्टोन को मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के बाद वो कौन सा रॉक बनेगा, तो ये बनेगा क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट याद रखिएगा, क्वार्टजाइट। इसी तरह से क्ले की अगर हम बात करें, क्ले क्या है सर, क्ले होता है कादो, कादो माने कीचड़, कीचड़ होता है क्ले, कीचड़ हाथ में उठाइएगा कीचड़ होगा। इसी कीचड़ में एक लंबा टाइम तक अगर टेम्परेचर प्रेशर पड़ेगा तो ये बन जाएगा सेल, एक चट्टान बन जाएगा, इसको कहते हैं सेल। सेल चट्टान बड़ा ही कमजोर होता है, ठीक है। तो इस सेल चट्टान कौन सा टाइप है, कौन सा रॉक का टाइप है, तो ये है सेडिमेंटरी रॉक का टाइप। कौन सा रॉक का टाइप है, सेडिमेंटरी रॉक का टाइप। इसी सेल चट्टान में हम टेम्परेचर प्रेशर देंगे एक लंबा समय तक, एक लंबा समय तक, तो ये क्या बन जाएगा, स्लेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्लेट बन जाएगा। स्लेट एक चट्टान होता है, इसको हम लोग कहते हैं लोढ़ी पाटी। लोढ़ी पाटी क्या होता है, इसको हम लोग मसाला पीसने के लिए जो पत्थरवा होता है ना, जिसको बिछा के ऊपर मसाला पीसते हैं, अच्छा पिसाता है, तो वो आपका स्लेट होता है। इसको हम लोग नाम दिमाग में जुबान में नहीं आ रहा है ना, बाकी सलिया पत्थर या ऐसी कुछ बोलते हैं यार, हमको दिमाग में नहीं आ रहा, चलो मसाला पीसने वाला पत्थर, स्लेट पत्थर, ठीक है। तो क्ले क्या था, क्ले था का कीचड़। कीचड़ को थोड़ा सा टेम्परेचर प्रेशर मिला, एक लंबा टाइम तक दबा रहा, कॉम्पैक्शन सीमेंटेशन हुआ, तो वो सेल चट्टान बना, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है। फिर इस पर टेम्परेचर प्रेशर पड़ा लंबा टाइम तक, तो ये स्लेट बन गया। स्लेट क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है। स्लेट क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। तो ये याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक ये तो याद रहना चाहिए, दूसरा ये याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट धरती के नीचे नेचुरली मिलता है, ये कोई रॉक नहीं है, ये आपका नॉर्मल एक मिनरल टाइप का है, ठीक है। अब इसमें एक लंबा टाइम तक टेम्परेचर प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, लाइम स्टोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाइम स्टोन बन जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का लाइम स्टोन भी बनता है, और बहुत सारा अलग अलग रिएक्शन से मगर मिल के ग्रेनाइट, स्लेट, बासाल्ट, बहुत सारी चीज़ बनता है, ठीक है। तो लाइम स्टोन क्या है सर, लाइम स्टोन एक सेडिमेंटरी रॉक है। क्या है, सेडिमेंटरी रॉक। अब इसमें जब लंबा टाइम तक टेम्परेचर प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मार्बल। क्या बनेगा, मार्बल बनेगा। मार्बल कौन सा रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सा रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये सब एकदम याद रखिएगा। सैंडस्टोन एकदम याद होना चाहिए, कौन सा चट्टान बनाता है, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। इसका इग्नियस रूप क्या है, इसका इग्नियस रूप है सैंडस्टोन, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्ले है, क्ले से बनता है सेल। सेल चट्टान सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक में टेम्परेचर प्रेशर पड़ेगा सेल में तो वो स्लेट बन जाएगा। स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का अलग अलग के साथ रिएक्शन करके लाइमस्टोन बनाता है। लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, इसी पर टेम्परेचर प्रेशर पड़ेगा ये मार्बल बन जाएगा। ये सब एकदम याद होना चाहिए, एकदम 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 याद होना चाहिए, याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये तो आप समझ गए कि इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक कैसे चेंज हो रहा है, सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक जो है वो कैसे कैसे बदल रहा है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग कुछ और भी चीज़ें समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए यार, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि क्या एक मेटामॉर्फिक रॉक किसी दूसरे मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकता है क्या? क्या एक मेटामॉर्फिक रॉक किसी दूसरे मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है सर, जी बिल्कुल हो सकता है। जैसे स्लेट, स्लेट क्या है सर, एक मेटामॉर्फिक रॉक है। अब इसी स्लेट में टेम्परेचर और प्रेशर दे देंगे ना, क्या दे देंगे, टेम्परेचर और प्रेशर दे देंगे तो ये एक अलग चट्टान बना लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट, स्किट सिट, जो भी आपका उच्चारण हो बोल सकते हैं। ये क्या है, ये मेटामॉर्फिक रॉक ही था स्लेट, उसी में एक लंबा टाइम तक टेम्परेचर प्रेशर पड़ गया तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में ही चेंज हुआ, जो कि था सिस्ट, ठीक है, सिट, है ना। चलिए, इसी तरह से एक और है बासाल्ट। बासाल्ट क्या है, बासाल्ट सर एक मेटामॉर्फिक रॉक है सर, बासाल्ट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। और बासाल्ट में ही जब एक लंबा टाइम तक टेम्परेचर प्रेशर पड़ेगा तो ये एम्फीबोलाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एम्फीबोलाइट बन जाएगा सर, ठीक है। चलिए, इसी तरह से इग्नियस रॉक वाला हम सब बता दिए हैं, तो याद रखिएगा, ये सब एकदम याद रखिएगा, ठीक है। ये सब पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन, चलिए याद रखिएगा। हाँ। देखो यार, अलग अलग मिनरल है दुनिया में, अलग अलग मिनरल में अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, और एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ एलिमेंट मिलते हैं। तो जो मिनरल है उसमें जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का कुछ ना कुछ फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब होता है पिघलना, पिघल के बनना, या पिघलना प्लस मिक्स होना, ठीक है।
तो ये जब मिक्स होता है ना, तो जिसका फ्यूजन सेम होता है, ठीक है, सेम होने के कारण वो मैग्नेटिक सेपरेशन करता है, मैग्नेटिक सेपरेशन, सेग्रीगेशन, सॉरी, उच्चारण में थोड़ा दिक्कत है मेरा। चलिए, क्या चीज़ हम समझाते हैं आपको। हम बोल रहे थे कि भैया देखो ऐसा है कि बहुत सारे एलिमेंट है, तो जिसका जिसका एलिमेंट का कण का सेम होगा, सेम सेम कण है, कण का साइज जो है वो सेम है, यानी कि जो ग्रेवल्स है, ग्रेवल्स उसका साइज सेम है, जो पार्टिकल है उसका साइज सेम है, टेम्परेचर जो है वो सबका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सेम है, तो उस कंडीशन में ये सब ना आपस में मिल जाएगा, घुल जाएगा, पूरा घुल के एक नया मिनरल बना लेगा। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैग्मेटिक सेग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मेटिक सेग्रेशन कहते हैं। मैग्मेटिक सेपरेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन, मैग्मेटिक सेग्रीगेशन क्या होता है, कुछ मिनरल जिसका सेम सेम पार्टिकल साइज होता है, सेम सेम प्रॉपर्टी होता है, एक जैसा प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी क्या है, एक जैसा है, प्रॉपर्टी क्या है, एक जैसा। कुछ एलिमेंट होते हैं जिसका सेम सेम जैसा प्रॉपर्टी होता है, तो वो सब आपस में मिलके जो मिनरल बनाते हैं, उसको प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैग्मेटिक सेग्रीगेशन, मैग्मेटिक सेग्रीगेशन, ठीक है। तो ये टर्म मैग्नेटिक सेग्रीगेशन याद रखिएगा। चलिए, तो ये सब छोटे छोटे टर्म हैं जो हम आपको समझा देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, और कुछ छूट रहा है क्या? ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ हमको दिख नहीं रहा है, बाकी छूटेगा तो हम आपको, बाकी देखो कुछ कुछ चीज़ है जो हम आपको बता देते हैं। मैग्मा और डिपॉजिट, इसका ना टाइप होता है, लेकिन अगर अभी हम समझाएंगे तो आपको माथा खराब हो जाएगा, इसको जूलॉजी में ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। न्यूमेटोलाइटिक और डिपॉजिट, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है आपका हाइड्रोथर्मल, हाइड्रोथर्मल और डिपॉजिट, और इसमें तीसरा आता है आपका मेटासोमेटिक और डिपॉजिट। तो देखो, इसको अगर हम समझाने जाएंगे ना तो हमको बहुत सारा टर्म समझाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, अर्ली फेज होता है, उसके बाद एक क्या होता है, लेटर फेज होता है। अर्ली फेज में 3 क्लासिफिकेशन है, लेटर में 2 क्लासिफिकेशन है। ये सब सब जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये तीनों टर्म क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको हम जूलॉजी में पढ़ा देंगे, ठीक है। बुक में ये टर्म लिखा हुआ है, तो टर्म देख के आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बुक में ये सब टर्म दिया है, ये वाला ये वाला ये वाला टर्म लिखा है, तो आप उसको पढ़ के डरिएगा नहीं, ठीक है। जूलॉजी में समझा देंगे सब। चलिए, तो आपका रॉक टाइप्स क्लियर होता है ना। अगला क्लास में हम जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस पढ़ाएंगे, जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस। देखिए, अभी मैं बताता हूँ, जब वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ा रहे थे ना, तो लड़का लोग बोल रहा था कि बहुत लंबा खींच रहे हैं, ऐसे वैसे लंबा, लेकिन वो 1 और 2 चैप्टर में हम जितना टाइम लगाएं, तीसरा चौथा होते होते 10वां चैप्टर तक बहुत जल्दी क्लियर हुआ, बहुत जल्दी खत्म हुआ। इसी तरह से वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 1 पे, चैप्टर नंबर 2 पे हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये आपका बेसिक्स है सर। अगर इस चीज़ को आप अच्छे से समझेगा ना, तो आगे वाला जो चैप्टर है उसमें आपको आसानी होगा। कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। देख लेते एक बार टाइमिंग। चलिए, आज इतना ही रखते हैं, और जो फ़ी पे नहीं किए हैं आज भर कर दीजिएगा, क्योंकि कल हम रिमूव करेंगे सबको और शॉर्टलिस्ट करेंगे। मतलब जो एक बैच है इंस्पेक्टर वाला, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, बाकी वाले की नहीं। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबको सेट शॉर्टलिस्ट कर दूंगा। उसके बाद जो भी मेरे पास वॉल्यूम 2 वाला पूरा का पूरा वीडियो होगा, वीडियो लेक्चर, ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर जो मैं पढ़ा चुका हूँ, किसी का कोई क्लास छूटा है, कुछ नहीं है, वो पूरा का पूरा एक बार में डाल दूंगा। आप उस वीडियो लेक्चर को जितना चाहे, जितना बार चाहें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से सीएमआर का मैं बना रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं सीएमआर का भी आपको डाल दूंगा, और माइंस एक्ट, माइंस रूल, ये सब वॉल्यूम 1 के साथ साथ पैरेलल में चलेगा आपका। वॉल्यूम 1 चलते चलते साथ में आपका पैरेलल में सब कुछ चलेगा। सीएमआर चलेगा पैरेलल पे, माइंस एक्ट चलेगा पैरेलल पे, ठीक है। सब छोटा छोटा चीज़ है यार, इस पर टाइम बर्बाद करना बेकार है। माइंस रूल है ना। इसके बाद सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन है, क्रैच रूल है, पिट हेड बाथ रूल है, ठीक है। तो ये सब आपका छोटा छोटा टॉपिक है, ये सब साथ में क्लियर होते जाएगा। वॉल्यूम 1 चलते चलते वॉल्यूम 1 अगर खत्म हो गया, फिर वॉल्यूम 3 चलाएंगे, तो ये अल्टरनेट चलेगा, ठीक है, साथ में चलेगा। चलिए, आई होप आज का क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। फ़ी पे कर दीजिएगा, और हम थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट करेंगे, क्योंकि हमको मटेरियल भेजना है ना, मटेरियल तो हम ऐसे भेज नहीं सकते, इसीलिए क्लियर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय